नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक पुलिस अफसर 4 महीने पहले एक खत लिखकर अपने सीनियर अफसर से कहता है कि अगर विकास दुबे और पुलिस की दोस्ती पर लगाम नहीं लगाई गई तो कुछ भी हो सकता है। और उस अफसर का डर सही निकला। 4 महीने बाद विकास दुबे के हाथों जिन 8 पुलिस वालों की जान जाती है, उनमें एक जान उस पुलिस अफसर की भी थी जिसने यह खत लिखा था। यूपी पुलिस के नाम यह खत सबूत है इस बात का कि विकास दुबे जैसे गुंडों को पैदा कौन करता है। उस पर जानकारी कैसे हुई? पुलिस आने वाले उसके पास कौन आया था? किसका? उसी का आया उठा। एक तरफ यह खत और दूसरी तरफ इस गुर्गे का कबूलनामा। ये वो दो सबूत हैं जो बताते हैं कि विकास दुबे चीज क्या था। विकास दुबे कैसे और क्यों बना, क्यों इतना बेरहम हो गया कि 8 पुलिस वालों की जान लेने तक से नहीं हिचका। अगर एक अकेले इस खत को यूपी पुलिस वक्त पर गंभीरता से ले लेती तो शायद 8 पुलिस वालों की जान बच जाती। पर अफसोस, ये दो सबूत बताते हैं कि कैसे यूपी पुलिस के कुछ लोग विकास दुबे की तनख्वाह पर पलते थे। यह खत सिर्फ 4 महीने पहले इसी साल 13 मार्च के बाद लिखा गया है। खत उन सीओ देवेंद्र मिश्र ने लिखा था जिनका नाम 8 शहीद पुलिस वालों में शामिल है। खत उन्होंने कानपुर के एसएसपी को लिखा। इस पत्र में देवेंद्र मिश्र ने लिखा है कि विकास दुबे पर करीब 150 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। 13 मार्च को इसी विकास दुबे के खिलाफ चौबेपुर थाने में एक और मुकदमा दर्ज हुआ जो आईपीसी की धारा 386 के तहत दर्ज किया गया था। मामला एक्सटॉर्शन का था। इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और ये गैर जमानती अपराध है। सीओ देवेंद्र मिश्र ने पत्र में आगे लिखा है कि गैर जमानती अपराध होने के बावजूद जब 24 घंटे तक विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और उसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो 14 मार्च को उन्होंने खुद केस का अपडेट किया। इस पर उन्हें पता चला कि चौबेपुर के थाना अध्यक्ष विनय कुमार तिवारी ने एफआईआर से 386 की धारा हटाकर पुरानी रंजिश की मामूली धारा लगा दी। इस पत्र में सीओ देवेंद्र मिश्र ने साफ साफ लिखा था कि थाना अध्यक्ष विनय तिवारी का विकास दुबे के पास आना जाना और बातचीत है। इतना ही नहीं, सीओ साहब ने 4 महीने पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर थाना अध्यक्ष अपने काम करने के तरीके नहीं बदलते तो कभी भी गंभीर घटना घट सकती है। और देखिए, 4 महीने बाद 2 जुलाई की रात जिस पुलिस वाले ने विकास दुबे से पुलिस की ही मुखबिरी की, वो कोई और नहीं बल्कि चौबेपुर का वही थाना अध्यक्ष विनय कुमार तिवारी था जिसे अब सस्पेंड किया गया है। इस एनकाउंटर के दौरान विकास दुबे के साथ रहा उसका साथी तक ये इकरार कर रहा है कि पुलिस के आने की खबर कहीं और से नहीं बल्कि चौबेपुर थाने से ही। अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी, बस ये सब फर्जी है सलाह। नहीं तो इसने पुलिस वालों कैसे मार दिया? अरे तो मेरे आदमी रहा, मेरे सलाह रहा है, गोली घंटन चल रही। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास दुबे। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख था वही, हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको तो देखा नहीं। बाहर नहीं देखा। ये बताइए क्या कितने थे? असल है जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको तो पुलिस। घर के अंदर कितने असलाह थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, उसको सब खत्म हो गए थे। संदेह की वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक थी। तुम्हारा नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? हाँ। और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था। गांव के बारे में बगिया है, हाँ। उसके खेत में वहीं बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते तो जो फैसला वाले लोग मिल जाए। कितने बदमाश हैं उसके बाद? जो तो हम नहीं बता सकते।
फोन करके बुलाया था उसने? हाँ, तो उस पर जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? फोन आया था। किसका? किसी का आया उठा। अब सवाल यहाँ यह है कि विकास दुबे और थाना अध्यक्ष के बीच सांठगांठ की पूरी जानकारी कानपुर के एसएसपी तक को थी। पत्र के आखिर में सीओ साहब ने बाकायदा ये तक लिखा था कि थाना अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर में धारा बदलवाने के लिए जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर अफसोस, कानपुर के आला पुलिस अफसरों ने भी तब विकास दुबे या थाना अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। शायद होती भी कैसे, पुलिस दोस्त बनी हुई थी और नेता सर पे हाथ रखे हुए थे। काश वक्त पर पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर लेती तो शायद आज 8 पुलिस वालों के बच्चों के सर से उनके बाप का साया न चलता। विकास दुबे का रसूख इतना था कि सीओ ने एसएसपी को एक चिट्ठी लिखी। उसमें बकायदा आरोप लगाए अपने एसओ पर कि वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। बावजूद इसके एसएसपी ने उसकी एक नहीं सुनी। नतीजा ये कि 8 पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर वक्त रहते इस चिट्ठी पर ध्यान दिया जाता तो इस बड़े हादसे को टाला जा सकता था। रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। विकास दुबे के 2 वीडियो भी सामने आए। इन दोनों वीडियो में उसकी कही बात सुन लेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि यूपी में गुंडों की परवरिश होती कैसे और कौन उन्हें पालता है। विकास दुबे ने जुर्म और राजनीति का सफर लगभग एक साथ शुरू किया। 25 साल में वो 15 साल बसपा के साथ रहा, 5 साल सपा के और 5 साल बीजेपी के। उसे इस बात का गुरूर था कि मायावती तो उसे उसके नाम से बुलाती है। मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, जो हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाई नेम बाई फेस जानती हैं हमको, 100 आदमी बुलाती है। देश स्तर के सारे लोग मेरे मित्र हैं, सारे मेरे फ्रेंडों को टिकट दे रखी है बहन जी ने। 33 मुकदमे मेरे छूट चुके हैं और 7 मुकदमे मेरे ट्रायल पे अंडर ट्रायल हैं। मीडिया के सामने अपनी शेखी बघार रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही विकास दुबे है, जिसके सिर पर कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों के कत्ल का इल्जाम है और जिसके बारे में जिंदा या मुर्दा इतला देने वाले को यूपी पुलिस ने पूरे 2.5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर रखा है। लेकिन जब तक विकास दुबे ने बिकरू गांव के इस सनसनीखेज कांड को अंजाम नहीं दिया था, तब तक कैसे पुलिस महकमे से लेकर सियासी गलियारों तक में उसका सिक्का चलता था, ये वीडियो उसी की बानगी है। जो थाने में जो है तुम्हारे एफिडेविट और सिर्फ ये वीडियो ही क्यों, साल 2017 में जब यूपी एसटीएफ ने मारपीट के एक मामले में उससे पूछताछ की थी, तब भी उसने कितनी ठसक के साथ बीजेपी के विधायकों से अपने रिश्तों की बात कबूल की थी। आप वो भी सुनिए। हमारे लोकल विधायक हैं भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं मेरे, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी और जिला। आज तक के पास मौजूद विकास दुबे के इस वीडियो में हर वो बात शामिल है जिससे उसके सियासी और वर्दी वालों के साथ गठजोड़ का पता चलता है। सुनिए कैसे वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बारे में ये खुलकर बता रहा है कि मायावती उसे व्यक्तिगत तौर पर जानती है और 100 लोगों के बीच में उसका नाम लेकर पुकारती है। चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, जो हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाई नेम बाई फेस जानती हैं हमको, 100 आदमी बुलाती है। इसी तरह वो बीएसपी में प्रदेश स्तर के कई नेताओं को भी अपना दोस्त बता रहा है और कह रहा है कि कैसे उसके कहने पर बीएसपी में उसके दोस्तों के बीच टिकट का बंटवारा होता था। मेरे फ्रेंडों को टिकट दे रखी बहन जी ने। और तो और खुद विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी का डंका भी पीटता है, लेकिन कहता है कि मंत्री संतोष शुक्ला के कत्ल के मामले में नामजद होने की वजह से वो खुद चुनाव नहीं लड़ सका। लेकिन ये तो रही सियासी रसूख की बात। खुद पर दर्ज आपराधिक मामलों के बारे में पूछने पर विकास दुबे का क्या कहना था वो भी सुनिए। ऐसा है 33 मुकदमे मेरे छूट चुके हैं और 7 मुकदमे मेरे ट्रायल पे अंडर ट्रायल हैं और 6 मुकदमों में मेरे फाइनल रिपोर्ट एक्सपेंड हो चुका है। वैसे विकास दुबे ने सिर्फ मीडिया के सामने ही अपनी रसूख की नुमाइश नहीं की। एसटीएफ ने जब साल 2017 में उसे एक आपराधिक मामले में पूछताछ के लिए पुकारा था, तब भी वो खुलकर नेताओं से अपने रिश्तों की बात कबूल कर रहा था।
हमारे लोकल विधायक हैं भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं एमएलए और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी और प्रधान लोग भी हैं। विकास के इन दावों और कबूलनामों से ये साफ है कि उसकी सियासत में कितनी गहरी पैठ थी और कैसे सालों साल अपने सियासी आकाओं के दम पर वो अपना गुंडा राज चलाता रहा। लेकिन अब जब विकास दुबे पूरी तरह कानून के शिकंजे में आ चुका है, नेताओं ने भी उससे अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया है। मैंने कभी भी इसका पक्ष नहीं किया है और ये तो वैज्ञानिक युग है, कॉल डिटेल निकलवा ली जाए और ये जिले से लेकर के प्रदेश और देश के जितने भी अधिकारी हैं उनसे पूछा जाए कि क्या भगवती प्रसाद सागर जी ने कभी इसके फेवर में कभी कोई किसी अधिकारी को कोई सिफारिश की। विधायक जी ने तो विकास से अपने रिश्तों की बात को नकार दिया, लेकिन पुलिस के साथ विकास के रिश्ते कैसे थे ये जानना है तो हमें विकास के हाथों थाने में मारे गए यूपी सरकार के राज्य मंत्री संतोष शुक्ला के भाई मनोज शुक्ला को सुनना चाहिए। मनोज शुक्ला की इन बातों में आपको इस सवाल के जवाब भी मिल जाएंगे कि थाने में एक राज्य मंत्री के कत्ल का इल्जाम होने के बावजूद आखिर वो बच कैसे गया। आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस की सरपरस्ती के कारण बिल्कुल विकास दुबे को क्या अपराधी बना, उसने आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया? पुलिस विभाग ने या पुलिस के अधिकारियों ने ही उसको वटवृक्ष बनाया। पुलिस ने एक भी जो है गवाही, किसी सिपाही ने एक भी गवाही नहीं दी, ना इंस्पेक्टर खड़े हुए ना सिपाही खड़े हुए। अगर ये सब खड़े हो जाते तो उसी समय इसको किए गए अपराध का दंड मिल जाता। विकास दुबे का राजनीति से 25 साल पुराना रिश्ता रहा है। इस दौरान वो अलग अलग राजनीतिक दलों में रहा। विकास दुबे सबसे ज्यादा 15 साल तक बीएसपी के साथ रहा, फिर 5 साल बीजेपी में शामिल रहा, इसके बाद 5 साल समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहा। साफ है कानून का दुश्मन बनने में उसे खुद कानून के रखवालों और नेताओं ने ही मदद की। यूपी पुलिस के लिए ये बड़ा मुश्किल का वक्त है। घटना का इतने वक्त बीत जाने के बावजूद ना तो अभी तक कोई ऐसा सबूत लगा है जिससे विकास दुबे उनके हाथ आ सके और ना ही ये पता चला है कि आखिरकार ये पूरी साजिश क्या थी। हालांकि इस पूरे मामले में कई पुलिस वालों को निलंबित किया गया है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जांच भी चल रही है, लेकिन सबसे अहम कड़ी विकास दुबे को पकड़ने में अभी तक यूपी पुलिस पूरी तरह से नाकाम है। कानपुर से रंजन सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कोरोना के चक्कर में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक है तो वो विदेश भाग नहीं सकता, होटल और गेस्ट हाउस बंद है तो वो वहां भेष बदल कर छुप नहीं सकता। तो फिर विकास दुबे पिछले 100 घंटों से कहां छुपा बैठा है? तो यूपी पुलिस को यकीन है कि इस वक्त 3 ही ऐसी जगह है जहां वो छुप सकता है। 100 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। यूपी पुलिस की 40 टीमें उसकी खाक छान रही हैं। कानपुर के आसपास का पूरा इलाका छान मारा गया। यूपी एमपी बॉर्डर, यूपी नेपाल बॉर्डर तक पर यूपी पुलिस 24 घंटे नजरें गड़ाए। कानपुर से निकलकर जाने वाले हर हाईवे, हर सड़क, हर टोल, हर नाके को खंगाला जा रहा है। हर टोल की सीसीटीवी तस्वीरें दर्जनों बार देखी जा रही हैं। बंद पड़े होटलों और गेस्ट हाउसों तक की तलाशी ली जा रही है। उसके हर दूर नजदीक के रिश्तेदार, दोस्त, जान पहचान वालों के घर तक पुलिस हो आई है। मगर विकास दुबे है कि उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। यूपी पुलिस सूत्रों के मुताबिक फिलहाल 3 ही ऐसे ठिकाने हैं जहां विकास दुबे के छुपे होने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। पहला, कानपुर के आसपास ही किसी जानने वाले के घर में, दूसरा नेपाल में और तीसरा मध्य प्रदेश में। पुलिस के मुताबिक चूंकि कोरोना के बाद से ही लगभग सभी होटल और गेस्ट हाउस बंद हैं, लिहाजा यहां उसके छुपे होने की उम्मीद बेहद कम है। इसीलिए सबसे ज्यादा पुख्ता यही है कि वो अपने किसी जानने वाले या गुर्गे के घर पर ही छुपा हुआ है। उधर अब तक की तफ्तीश में पुलिस को पता चला है कि विकास दुबे ने उसे पकड़ने आई पुलिस टीम पर नक्सली स्टाइल में हमला करने की योजना बनाई थी।
यही वजह है कि पुलिस टीम पर उस रात करीब 300 से 400 राउंड गोलियां बरसाई गई थी। विकास दुबे ने जमींदोज हो चुके अपने इस घर की दीवारों तक में गोला बारूद छुपा रखा था। पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि इस अपराधी जो है अपने हथियारों को यहाँ पर मकान की दीवारों में चुनवा करके रखता है। आवश्यकता अनुसार यहाँ पर खुदाई की गई, कुछ दीवारों को तोड़ना भी पड़ा और उसमें भारी संख्या में गोला बारूद और तमंचे यहाँ से बरामद हुए। विकास दुबे के पास जितने भी फोन हैं, फिलहाल 2 जुलाई की रात 2 बजे के बाद से ही बंद है। विकास दुबे का मकान गिरा दिया गया, कई गिरफ्तारियां हो गईं, पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, जांच चल रही है और तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इस मामले की सबसे अहम कड़ी विकास दुबे अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है और जब तक विकास दुबे पकड़ में नहीं आता तब तक इस साजिश की पूरी परतें खुलनी संभव नहीं। रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।